वेलकम बैक टू बंसल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको भी मेरी वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको इस वीडियो में नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, पूरा चैप्टर के नोट्स। फ्रेंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी और आप लोग वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, PDF डाउनलोड नहीं होती है या कोई एरर आता है तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को PDF ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम में 99.9% पूछे ही जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन यूटिलिटी। हम लोगों को इसको डिफाइन करना है, यूटिलिटी को डिफाइन करना है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है हमारी क्या होती है? यूटिलिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिक बच्चे गलती कर जाते हैं वो क्या होता है यहाँ पे कि वो यूटिलिटी में और यूटिल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूटिलिटी की जो यूनिट होती है जिसमें हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं वो क्या होती है? यूटिल्स होती है। क्या होती है? यूटिल्स। सपोज़ अगर आप लोगों ने एक चॉकलेट खाई और आपको उसको सेटिस्फेक्शन कितने का मिला? 10 का। कितने का मिला? 10 का। तो आप इसे किस में मेज़र करोगे? किस में करोगे? यूटिल्स में मेज़र करोगे। किस में करोगे? यूटिल्स में। किलोमीटर में नहीं करोगे, मीटर में नहीं करोगे। आप यूटिलिटी को किस में मेज़र कर सकते हो? केवल और केवल यूटिल्स में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टोटल यूटिलिटी। हम लोगों को किसको डिफाइन करना है? टोटल यूटिलिटी को। अब देखिए, टोटल यूटिलिटी को हम लोग जो है TU के फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी कि टोटल यूटिलिटी की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? TU। तो क्या है? टोटल यूटिलिटी refers to total satisfaction obtained from consumption of all the possible units of a commodity। यानी कि हम लोग टोटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं जो हमें ऑब्टेन हो रहा है कंजप्शन के। किससे? जब हम कंज्यूम कर रहे हैं जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स हैं एक कमोडिटी की, उन सबको कंज्यूम करने के बाद जो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन आ रहा है वो हमारी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी। सपोज एक कमोडिटी की 10 पॉसिबल यूनिट्स हैं, तो जब आप पूरी 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर लोगे उसके बाद जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या होगा? हमारा टोटल यूटिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हाउ मच इज़ द टोटल यूटिलिटी एट जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ है, टेढ़ा है। आप इसको देखो, समझोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें बोला है जब आपने ज़ीरो लेवल ऑफ कंजप्शन का क्या मतलब है? जब आपने कुछ कंज्यूम ही नहीं करा, कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? अब आपने कुछ खाया ही नहीं है, जब आपने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ कंज्यूम ही नहीं करा, तो आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? ज़ीरो ही तो मिलेगा। सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? ज़ीरो। अगर आपने एक यूनिट खाई होती, एक यूनिट कंज्यूम करी होती, तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जब आपने कुछ खाया ही नहीं है तो आपकी सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली ज़ीरो का, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी? हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग को डिफाइन करना है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग MU भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of one more unit of a commodity। ये एक एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हमें मिलती है जब हम एक और यूनिट को कंज्यूम करते हैं एक कमोडिटी की, यानी कि एक और यूनिट को जब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं किसी कमोडिटी की, तो हम लोग को जो एडिशनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है उस स्पेसिफिक यूनिट से, वो हमारी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी होती है। सपोज़ आपने 5 यूनिट्स किसी की कंज्यूम करी, ठीक है, तो उसके बाद जब आपने 6 यूनिट कंज्यूम करी, आपने 5 यूनिट्स एक कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर ली है, ठीक है, लेकिन जब आपने 6th यूनिट आपने जब कंज्यूम करी तो उससे आपको 3 यूटिल्स का और सेटिस्फेक्शन मिला है। कितने यूटिल्स का? 3 यूटिल्स का और। तो ये हमारी क्या होगी? हमारी MU होगी। ठीक है, मैंने आपको जब हमारे न्यूमेरिकल्स कराए थे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के, तो मैंने आपको बताया था जब हमको MU दे रखी होती है तो जब हमें TU निकालनी होती है, जिससे यानी कि MU हमें दे रखी है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें दे रखी है, हम उसको ऐड करते करते ही तो टोटल यूटिलिटी निकालते हैं।
ठीक है। यानी कि जब हम इस यूनिट को 3 यूनिट को यानी कि 3 यूनिट्स की हमको यहाँ मिली और यहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मान लो चलो 30 है। अब हम लोग को जब 6 यूनिट की टोटल यूटिलिटी निकालनी होगी तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 को इसमें प्लस करेंगे तभी तो हमारी 6 यूनिट की टोटल यूटिलिटी क्या आएगी, 33 आएगी। तो वही जब हम लोग किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, उस एडिशनल यूनिट से, उस स्पेसिफिक एडिशनल यूनिट से जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट हैपेंस टू MU व्हेन TU इज मैक्सिमम। तो मैंने ये आपको एक ग्राफ से मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ये समझ लो, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा TU का ग्राफ है, ये हमारा MU का ग्राफ है, ये हमारा TU है, ये हमारा MU का ग्राफ है। तो ये TU हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से जाता है और MU कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है। TU जहाँ पर मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर हमारी जो MU होगी वो क्या होगी, 0 होगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ जो आपको नोट्स में ही प्रोवाइडेड है, और अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उनको देख सकते हैं। वहाँ पे मैं ऑलरेडी इस ग्राफ के साथ आपको बता चुकी हूँ, TU और MU का पूरा ग्राफ मैंने आपको समझाया था। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉ ऑफ DMU। तो देखिए लॉ ऑफ DMU क्या है, DMU की फुल फॉर्म पहले याद रखिए, DMU की फुल फॉर्म क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करती है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी। जो लॉ होती हैं ये ऑब्वियस है, ये 99.9% एग्जाम में आती ही आती हैं, एंड ये ज़रूरी है कि आप इसे एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड याद करें, एंड आप इसे ऐसे याद करें कि आपकी ये मुंह पर होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई ये डेफिनेशन पूछे, ये लॉ पूछे, तो आप लोग उससे हल क्या जवाब दे सकें, आप लोगों को सोचना ना पड़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, इनफैक्ट समझ भी लीजिए। देखिए क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या बोल रहा है ये, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं एक से यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की, तो ये जो यूटिलिटी हम लोग को ड्राइव हो रही है उसकी हर एक सक्सेसिव यूनिट से, यानी कि आगे आने वाली हर एक यूनिट से हम लोग को जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज़ आप गर्मी से आए हैं, ठीक है, बाहर से आए हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको प्यास लग रही है, ठीक है। तो आपने जब पहला ग्लास पानी का पिया होगा तो आप लोग तब बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं, ठीक है। तो जो पहले ग्लास से आपको जो यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली, 20। लेकिन जब आप दूसरा ग्लास कंज्यूम करोगे तो क्या वो उतने ही यूटिलिटीज़ का आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, नहीं। दूसरा ग्लास आपको थोड़ा सा यूटिलिटी कम प्रोवाइड करेगी। सपोज इसने करी 18, वैसे ही तीसरे ग्लास से हमें मिली केवल 15। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक कमोडिटी की यूनिट और कंज्यूम करते जाएंगे, यानी कि एक ही कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, तो जो यूटिलिटी हमें मिलेगी वो हमें कम होती जाएगी, ठीक है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है, पहली आइसक्रीम जो आपने खाई उससे आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, अरे भाई बहुत अच्छी आइसक्रीम है, आपने खुशी में सपोज से सेटिस्फेक्शन मिला 20। अब ठीक है, आपने खुशी में एक और आइसक्रीम ले ली कि मैं दूसरी भी खाऊंगा, मुझे तो वो भी खानी है। अब आपका पेट भी तो भर रहा है, तो उस पॉइंट पे आपको दूसरी आइसक्रीम खा ली आपने, चलो वो आपको अच्छी लगी लेकिन पहली वाली से कम अच्छी लगी। तो यहाँ पे जो आपकी यूटिलिटी हो गई वो हो गई 17, ठीक है, या फिर 12 लेके चलते हैं, ठीक, 12 हो गई, ठीक। अब आपने जब थर्ड आइसक्रीम खाई तो आपको हमारी जो यूटिलिटी मिली वो कितनी हो गई, 5 हो गई। फोर्थ खाई ऐसे ही तो आपको मिली 2 हो गई। लेकिन अब आपका ऐसा पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, जहाँ पर अगर आप और खाओगे तो आप उल्टी कर दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी हर यूनिट पर क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स मेरा पॉइंट केवल इतना ही है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको इसमें भी अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग अभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू मेंट बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या समझते हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ
consumer is having maximum satisfaction with his limited income and has no tendency to change his existing way of expenditure. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है, वो पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर जो हो वो मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। क्या मिल रही हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसकी लिमिटेड इनकम के साथ। सपोज अगर इनकम 50 है, ₹50 इनकम है, तो उसमें भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर इनकम ₹5000 है या 50,000 है, ठीक है, उसमें भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और उसकी कोई इच्छा नहीं है, नो टेंडेंसी टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। जिस तरीके से वो अपना खर्च कर रहा है, अपने पैसों को, अपनी इनकम को खर्च कर रहा है, उसको उसे को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। तो वो क्या है, वो हमारी वो वाला जो पॉइंट होता है, वो जो सिचुएशन होती है, वो हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेट द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी भी और इन केस ऑफ डबल कमोडिटी भी बताई है। तो देखिए दो कंडीशन हमारी क्या क्या है। द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इन इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो होगा वो दोनों ही गुड्स के केस में क्या होगा, सेम होगा। दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, दैट MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो फॉल होगी जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप लोग अगेन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अलग से एक आपको वीडियो बना रखी है विद द नेम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल एंड डबल कमोडिटी, तो आप लोगों को फाइंड करने में भी आसानी होगी। तो देखिए, तो हमारी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, दैट MU X अपॉन प्राइस ऑफ X, यानी कि इसका जो रेशियो हो गया। सेकंड हमारा है MU ऑफ Y एंड प्राइस ऑफ Y, इसका रेशियो हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, इक्वल होगा दोनों ही कमोडिटीज़ में। ठीक है, दूसरी हमारी MU फॉल हो रही है, कंजप्शन इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे हम कंजप्शन इंक्रीज़ करें वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती जा रही है। अच्छा, मैं आपको सिंगल कमोडिटी का भी बता देती हूँ क्या 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 कंडीशन थी सिंगल कमोडिटी में। तो देखिए, सिंगल कमोडिटी हमारी कंडीशन थी दैट इज MU X शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिल रही है वो हमारे प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो कंडीशन थी ये हमारी सिंगल कमोडिटी के केस में थी और हमारी डबल कमोडिटी के केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बताते हैं, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। पहली बात तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे बंडल्स के, यानी कि अलग अलग बंडल्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे किसी भी दो गुड्स के। यहाँ पे केवल हम टू गुड्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा केवल टू गुड्स, जिसमें क्या है, कंज्यूमर इंडिफरेंट है, यानी कि चूज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन मैंने आपको एक और बताया था इंडिफरेंस इंडिफरेंस मैप के बारे में बताया था मैंने आपको। तो इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस, राइटिंग बेकार आ रही बट डोंट वरी, मैं आपको समझा रहा, इतनी अच्छी से दूंगी राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इंडिफरेंस मैप जो है वो क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व की फैमिली होती है। क्या होती है, इंडिफरेंस मैप जो होता है वो इंडिफरेंस कर्व की फैमिली होती है। अगर आप चाहें तो मैं डेफिनेशन इसकी डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं, या आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल जाएगी तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, इंडिफरेंस मैप जो होता है रिफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रेफरेंस करती है ओवर ऑल द बंडल ऑफ टू गुड्स, यानी कि किसी जितने भी बंडल्स बन रहे हैं दो गुड्स के,
उनको रिप्रेजेंट करती है, पूरी फैमिली जो होती है इंडिफरेंस कर्व की, वो क्या होती है, इंडिफरेंस मैप। तो आप लोग इन शॉर्ट ये याद रख सकते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वहीं जो इंडिफरेंस मैप जो है वो इंडिफरेंस कर्व की क्या है, फैमिली है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन बजट लाइन। बजट लाइन को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट लाइन आप लोग ऑब्वियस समझ सकते हैं बजट लाइन क्या होगा, लेकिन मैं आपको और फिर भी समझा देती हूँ। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगेन ये भी इंडिफरेंस कर्व की तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बजट लाइन की भी, ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन किन्हीं दो गुड्स के, विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस, जो कि गिवन इनकम और प्राइजेस से परचेज करे जा सकें। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसी भी दो गुड्स के जो हम लोग परचेज कर सकते हैं हमारी गिवन इनकम और प्राइजेस के साथ। लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है, सच दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, कुछ इस तरीके से कि इन कॉम्बिनेशन की कॉस्ट जो हो वो किसके इक्वल हो, मनी इनकम के इक्वल हो, यानी कि इन कॉम्बिनेशन की कॉस्ट जो हो वो किसकी हो, मनी इनकम के इक्वल हो। तो क्या है इसमें, देखो मैं आपको इसको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। सपोज़ किसी पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सपोज़ किसी की इनकम है ₹20, ठीक है, और दो गुड्स हैं, हम लोग यहाँ पे दो गुड्स की बात करें तो दो गुड्स लेके चलते हैं X एंड Y, ठीक है। इनकी जो प्राइस है ₹10 और उसकी भी ₹10 ईच, ठीक है, दोनों ही गुड्स के प्राइस क्या है 10। तो अब हम लोग को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे ये बंडल्स बनाने हैं जिसमें हमारी जो इसका जो कॉस्ट हो, यानी कि उन बंडल्स की जो कॉस्ट है वो इक्वल हो हमारी मनी इनकम, यानी कि जितनी हमारी इनकम है उसकी। तो देखो बंडल क्या होगा, पहला लेके चलते हैं 2 यूनिट्स ऑफ X, ठीक है, एंड 0 यूनिट्स ऑफ Y। हमने 2 यूनिट्स X से खरीद लिए और Y का एक भी नहीं खरीदा। इसकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट 20 हमारे इसके इक्वल है। सेकेंड हम लोग बंडल लेते हैं, हमने ले लिया 1 X के एंड 1 Y के, इसकी भी जो कॉस्ट होगी वो इसके इक्वल है अगेन, ठीक है। एंड हमारा थर्ड जो बंडल है हमारा ले लिया 0 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y, तो इसकी भी जो कॉस्ट है हमारी मनी इनकम के इक्वल है, यानी कि ये जो चीज़ है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो आपकी कॉस्ट हो रही है, जितनी भी बंडल्स हैं उसकी जो कॉस्ट बन के आ रही है वो आपकी किसके, मनी के इक्वल हो। लेकिन इसमें एक बात का फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो अगर आपकी जो कॉम्बिनेशन गलत कब हो जाएंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन गलत तब हो जाएंगे जब आप लोगों ने, सपोज आपने 1 यूनिट खरीद ली किसकी, X की, और 0 यूनिट्स खरीदी है Y की, तो इसका जो कॉस्ट आएगी वो 10 आएगी, ठीक है। तो हमारी ये बजट लाइन में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमारी बजट लाइन से नीचे लाई करेगा। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से तो होता है, ये इस तरीके से, यानी कि इस वाली पॉइंट पे, इसको यहाँ बनाती हूँ, वैसे इस पर बनेगा नहीं, ये जो पॉइंट है बजट लाइन पे इसके नीचे लाई करेगा। अगर जो आपके बंडल है उसकी कॉस्ट कम आ रही होगी, तो अगर ज़्यादा आ रही होगी तो उसके ऊपर लाई करेगा। लेकिन हमको सारे के सारे बजट लाइन यहाँ पर लाई करवाने हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, बंडल्स हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिफाइन करना है, तो मैं ऑलरेडी ये बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो यूटिलिटी होती है वो रैंक्स में एक्सप्रेस होती है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे। तो रैंक्स में देखो कैसे एक्सप्रेस होगी, जैसे कि फर्स्ट रैंक आ गई, सेकेंड रैंक आ गई, थर्ड रैंक आ गई, एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is a consumer said to be rational? कब कंज्यूमर रेशनल बोला जाता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, एंड आई नो कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरे आज इन वीडियोस की बेनिफिट और लोगों को भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।